अच्छा ये देखो, तो लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? यही पेज फैक्ट। याद करो, देखो ध्यान से। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिस जिस जगह तुम इसका यूज करोगे @find by, देखो ये भी एक तरीका है एलिमेंट्स को मैनेज करने का। तुम देखो पहले कैसे कर रहे थे? तुम स्क्रिप्ट के अंदर ही ड्राइवर डॉट क्या यूज कर रहे थे? फाइंड एलिमेंट यूज कर रहे थे। स्क्रिप्ट के अंदर ही ड्राइवर डॉट क्या यूज कर रहे थे? फाइंड एलिमेंट यूज कर रहे थे, है ना? या फिर जनरेट मेथड भी यूज कर रहे थे, लेकिन तब तुम क्या करते थे? आर्गुमेंट में एक्स पाथ भेजते थे। तो वहां से एक दिक्कत ये थी कि क्या करना पड़ता था तुम्हें? तो भाई जो मेथड्स है, मेथड्स के अंदर ही क्या थे? लोकेटर भी थे। मेथड देखो, अब हम लोकेटर वर्ड बार बार यूज करेंगे। लोकेटर कहने का मतलब कि एलिमेंट को लोकेट कैसे किया जाए। लोकेट करने का मतलब फाइंड कैसे किया जाए, ढूंढा कैसे जाए काम करने से पहले। तो हम लोग एक वर्ड हमेशा बार बार यूज करेंगे, क्या? लोकेटर। जब लोकेटर बोले तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं किसकी। जैसे ऐसा नहीं कि एक्स पाथ ही लोकेटर है, एक्स पाथ भी एक लोकेटर है। बाकी और भी है ना, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट नेम, बाई डॉट, है ना, सेंसर सेलेक्टर, बाई डॉट क्लास नेम, बाई डॉट टैग नेम, ऐसे करके है ना। वो सारे के सारे क्या है? लोकेटर्स। ठीक है। तो इनको मैनेज करने के लिए हमने कहा दो तरीके हो सकते हैं। एक क्या कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लें। यही कर रहे थे ना? यहाँ पे हम क्या कर लें, एक मतलब जैसे क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बना रहे थे। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। उसमें एक्स पाथ देते रहे, है ना। दो बेनिफिट्स मिल रहे थे। अगर एक ही एक्स पाथ दो जगह इस्तेमाल हो तो वही एक वेरिएबल हम दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा भी एक बेनिफिट और था, वो ये था कि अब क्या हो गया था, लोकेटर्स एक साइड हो गए थे और फंक्शनलिटी एक साइड हो गई। ये बात भी क्लियर थी। इसके बाद लेकिन हाँ, उसमें भी तुमको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत मतलब हाँ नहीं करते थे, लेकिन एक्स पाथ अपना भेजते थे ना। जहां पे कॉल करते या यहाँ पे ऊपर एक्स पाथ तो देते थे ना। फिर तुम्हारा जनरेट मेथड कॉल होता था, जो भी जैसे क्लिक, हर मेथड पहले एक मेथड कॉल करता था, याद करो, माई फाइंड एलिमेंट करता था कि नहीं? जो जाके क्या करता था, एलिमेंट को फाइंड करता था। ठीक है, ये एक काम होता था। अब देखो एक नया तरीका आया कि चाहे तो हम वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। पहले भी हम लिख रहे थे कहाँ? पहले तो हर जगह लिख रहे थे, बाद में जेनरिक मेथड के अंदर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये मेथड चल रहा था ना। माई फाइंड एलिमेंट भी चलता था, तो कौन सा मेथड कॉल होता था? नहीं नहीं, माई फाइंड एलिमेंट, हाँ, अंदर कौन सा कॉल होता था? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब एक तरीका इन लोगों ने और दिया, और सबसे बड़ी बात ये समझना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए दिया है। अच्छा एक चीज और समझो सब लोग। पहली बात तो ये जानो, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है ये कोई सेलेनियम की प्रोप्राइटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सेलेनियम का इसके ऊपर कोई मालिकाना हक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, ध्यान से समझना, दो वर्ड याद रखना। एक डिजाइन पैटर्न है या एक आर्किटेक्चर कि एप्लीकेशन में ऑटोमेशन के कोड को कैसे मैनेज किया जाए, और खासकर किस कोड को? जो कोड तुम्हारा एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। ये दो वर्ड याद है ना? एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मतलब जिसका एप्लीकेशन जो कहीं भी काम करे, एप्लीकेशन डिपेंडेंट मतलब जो उसी एप्लीकेशन पे काम करे। जैसे उसकी बेसिक, जैसे उसकी फंक्शनलिटी, जैसे उसका लॉगिन उस पर काम करेगा, कहीं और काम नहीं करेगा। तो जो तुम्हारे पेज वाइज मेथड्स है, पेज वाइज क्लासेस है, उनके अंदर जो मेथड्स है, उनमें जो कोड लिखा हुआ है, वो कोड एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या है वो?
एप्लीकेशन डिपेंडेंट है भैया। लीड पेज यहाँ है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ी ना है, लेकिन जैसे क्लिक यहाँ भी है वहां भी है। तो जो जेनरिक मेथड्स है वो एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, एप्लीकेशन डिपेंडेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो डिपेंडेंट मेथड्स हैं ये हम लोग पहले भी किया करते थे। हम लोग पहले भी, ऐसा नहीं जैसे कोई भी टूल यूज करें, हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पहले भी बहुत लोग यूज करते थे, बहुत लोग यूज नहीं करते। तो सेलेनियम वालों ने बस ये किया कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ ये एक चीज एक्स्ट्रा दे दी। अगर हमें मान लो कोई भी दुनिया का टूल दे दो ऑटोमेशन का और उसको कहो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हमें क्या करना है, एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतनी क्लासेस बनानी है, तो किसी भी लैंग्वेज में बना लेंगे। जो फंक्शनैलिटी है वो क्या रख लेंगे, मेथड्स बना लेंगे, तो किसी भी लैंग्वेज में कर लेंगे। तो पेज ऑब्जेक्ट या किसी भी टूल के साथ कर लेंगे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का तुम्हारे एप्लीकेशन उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन सेलेनियम वालों ने ये चीज एक्स्ट्रा दी। इन्होंने कहा कि अगर तुमको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर रहे हो, एलिमेंट्स तुमको मैनेज करने हैं, तो तुम यूज कर सकते हो इस एनोटेशन का। तो अब एलिमेंट ऐसे दो कि प्राइवेट वेब एलिमेंट और वेब एलिमेंट का जो भी वेरिएबल का नाम, और इसके बाद इसका एक्स पाथ यहां पे इस तरह से मेंशन करना। क्लियर है ये? और इसके बाद क्या करते हो तुम लोग, भाई देखो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो ये इस क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड्स में प्राइवेट है। भले हमने प्राइवेट बनाया, उसे पब्लिक भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या बनाया, प्राइवेट। हमें लगा यही यूज होंगे बस, तो यहां अब हम अंदर उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए और क्या बात बताई गई थी आप लोगों को, यही है ना, टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं हम लोग, कहाँ है। अब ये लाइन लिखनी, और ये हमने लास्ट क्लास में बताया था ना, अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। जिंदगी में सबसे ज्यादा यही एक्सेप्शन फेस करोगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, याद रखो। और इसलिए इसको एकदम ध्यान देना कि क्यों आ रहा, और देखोगे तुम्हें, अगर जो एक्सेप्शन आएगा रिजल्ट देखोगे तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है, कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लाइन देखोगे समझ में आएगा, और रीजन एक ही होगा, जो वेरिएबल तुम्हें लग रहा है उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या पड़ा है, नल पड़ा। और जानते हो किसके अंदर पड़ा होगा, ये देखो, ये वेरिएबल जो याद रख लेना, ये वेरिएबल इनिशियलाइज्ड नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू इनमें क्या पड़ी है, नल पड़ी है। अगर कहीं भी यूजर नेम टीबी इस्तेमाल होगा, अगर यूजर नेम टीबी डॉट सेंड कीज कहीं चलेगा तो क्या मारेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन ध्यान रखना, इसीलिए ये लाइन इस्तेमाल होती है। कौन सा प्रोटीन, यही है, ये लाइन इस्तेमाल। जानते हो इसका क्या काम है, इस लाइन का, जिस क्लास का नाम, पेज क्लास का नाम दोगे, उस क्लास के अंदर जाना, ढूंढना ऐसे कौन से नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं जिनका टाइप वेब एलिमेंट है, जिनका टाइप क्या है, वेब एलिमेंट है, और उनके ऊपर @find by एनोटेशन, और उन सब को ये क्या करेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या करे, नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा मान लो कर दे तो क्या कर दे, बताओ क्या डाल दे स्ट्रिंग, मतलब क्या डाल दे भाई, ध्यान से सोचो इस बात को।
वेब एलिमेंट को करता है भाई साहब, वेब एलिमेंट को करने में मतलब भी है ना। वेब एलिमेंट ऐसे नहीं हवा में इनिशियलाइज हो जाता है, ऐसे लिख दोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक शर्त ये भी रखता है कि एट द रेट क्या लिखना, फाइंड बाई लिखना, और उसका एक्सपाथ देना, एक्सपाथ आईडी जो भी देना है देना, तब ये इनिशियलाइज करे होगा। कहां से होगा? अपने आप नहीं होगा, कोई जादू नहीं है कहीं, इस लाइन से होगा। इनिट एलिमेंट्स, ये पेज फैक्ट्री सिलेनियम वालों ने क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, पेज फैक्ट्री। उसके अंदर एक मेथड बनाया है उसका नाम क्या है, इनिट एलिमेंट्स। इसी के अंदर ये जाते हैं, इसलिए तो देखो अच्छा तुमसे पेज वाली क्लास का नाम भी तो मांगते हैं। ऐसे कर दो कि हम नहीं भेजेंगे, तो कहेगा हम नहीं चलेंगे। हमें चाहिए किसका नाम भाई? उस क्लास का नाम जिसे इनिशियलाइज करना है, जिसके वेरिएबल्स को, जो वेब एलिमेंट टाइप के हैं जिनके ऊपर एट द रेट फाइंड बाई एनोटेशन, उन्हीं को हमें इनिशियलाइज करना है, इसीलिए यहाँ क्लास का नाम मांगता है। और सबसे बड़ी बात देखना, एलिमेंट जो वेब एलिमेंट्स है उन सबको क्या कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है। अब कोई नल नहीं रह जाता। देखो चला के देखे थे, काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद दूसरा काम ये भी करता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी दे देता है। ये इसका फायदा है, ऑब्जेक्ट मिल गया तो इस क्लास के आप मेथड कॉल कर सकते हो ना, बाद में न्यू करके तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, न्यू करके बनाओगे तो वो अलग ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और जब वो अलग ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए इन वेरिएबल्स की वैल्यू, हाँ इनकी वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी भाई। फिर अगर मान लो ये, अच्छा ये भी देख लो भाई, ये कोड जरा देखो, मान लो यहाँ कोड लिखा है, ठीक है, हम एक काम और कर रहे हैं, देखो जरा एक, बोलो भाई सब लोग देखो ध्यान से, हम ये लाइन दिखाना चाह रहे हैं, बताओ हमें कि ये कोड चले, ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी? अच्छा एक बार चलाते हैं, हाँ तब क्या, कहाँ उसको तो चल, तो भैया बहुत पहले ही दे दिया। हाँ रनर कहाँ है, क्लास का नाम क्या है, वेरीफाई रनर, अच्छा एग्जीक्यूटर नाम रखते हैं। देखो चल रहा है ना, अच्छा अब ये उससे नहीं आ पा रही है ना, तो जिन जिन एलिमेंट्स के साथ दिक्कत है उनके लिए एक आर्गुमेंट हम बढ़ाएंगे। पहले ये देखो, या एक्स पास हम चाहेंगे तो प्रिंट करा देंगे, लेकिन पहले ये देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया कि नहीं आया, तो मतलब नहीं चला है ना। किस लाइन पे आया, फिर से देखो, जहां से शुरू होता है वो सबसे आखिरी में रहेगा, ये लाइन नंबर 8 में। फिर देखो ये इन्वेंटरी माइस टेस्ट स्क्रिप्ट की लाइन नंबर 22 में, मतलब देखो कैसे लाइन नंबर 8 में ये मेथड कॉल हुआ होगा, ये मेथड ने किसी और मेथड कॉल, ये पूरी डिटेल देता, क्या देता है, पूरी डिटेल। तुम कहां तक देखा करो, अंतिम में जो तुम्हें अपना इश्यू होता है
वो यहाँ मिल जाता है आखिरी में, वो मेथड जो तुम्हारे जान पहचान वाला, जैसे तुमने बनाया ना माउस मूव टू एलिमेंट, इस पे ये वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या आया है, नल आया है। अभी और देखो ये कहाँ कॉल हुआ है, ये जो मेथड है माउस मूव टू एलिमेंट, ये कॉल हुआ है किसमें, गो टू इनवाइस इन्वेंट्री इनवाइस लिंक के अंदर, है ना। और ये कहाँ कॉल हुआ है, पूरी डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां देखो इसमें एक्सेप्शन आ रहा है क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रीजन क्या है कि ये तुमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है ना। अच्छा अगर हम अब चलेगा, ये बताओ, अच्छा ये समझ में आ रहा, ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हम एक नए ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं यूज ना, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, नल। जो ये ऑब्जेक्ट मिला है, यहां देखो दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं भाई, एक तुम न्यू करके नहीं बना रहे हो, सेलेनियम अपने आप से इनिट एलिमेंट्स के अंदर बन रहा है, और एक तुम अपने हाथ से बना रहे हो। इस वाले से जो बन के मिलेगा उसी में वो एलिमेंट क्या होंगे, इनिशियलाइज होंगे, इसके अंदर नहीं। अगर ये यहाँ सही कह रहे थे, ये ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, ये चलेगा, क्योंकि अब ये यूज किसको कर रहा है, एमएलपी को। ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वेब एलिमेंट क्या किए जा चुके हैं, इनिशियलाइज। क्लियर है ये बात। तो ये तो हो गया आपका क्या, इनका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और इसमें कुछ बताने लायक है, अच्छा डॉट क्लास आप लोग को याद है, हाँ? तो अच्छा एक काम करिए, हम आपसे कहें कि इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराइए, नल है तो नल प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने में नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा, अगर इसमें नल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, नल। हम तुमसे अच्छा कहें कि किसी वेरिएबल में, अच्छा ये देखो यहाँ एक वेरिएबल बना रहे हैं, ये x क्या है, वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है 100। हम तुमसे कहें x की वैल्यू प्रिंट कराओ तो क्या करोगे भाई, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक मेथड में प्रिंट करा लोगे, प्रिंट हो जाएगा, और क्या प्रिंट करेगा 100। लेकिन हम तुमसे कहें इसका नाम प्रिंट कराओ, वेरिएबल का नाम प्रिंट कराओ, हाँ x लिखना नहीं है, जो ये x वेरिएबल है, हम कह रहे हैं तुम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराते आए हो, हमें वेरिएबल का नाम प्रिंट करा। बोलो, या एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसका नाम प्रिंट कराना, हमें अच्छा ये जानना है, अच्छा इस क्लास के अंदर कितने मेथड बने, गिन के बता सकते हो, हमें जानना है कितने मेथड्स, और बिना गिने, मतलब कोड ये बता दे भाई देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, तुम ऑब्जेक्ट बना के क्या कर लोगे, इसके मेथड कॉल कर लोगे। लेकिन हम तुमसे पूछे इस ये क्लास ये बता दे कि उसके अंदर कितने मेथड हैं, कितने वेरिएबल हैं, किसका नाम क्या है, किसके ऊपर एनोटेशन है, किसके ऊपर एनोटेशन नहीं है, किसका टाइप फलाने है, किसका टाइप दिमागे है, सब बताए। तुम क्लास का क्या करते हो बताओ, ऑब्जेक्ट पर जा दो काम करते थे, या तो सीधे क्लास का नाम लिख के डॉट लगा देते थे, या तो ऑब्जेक्ट बना के तब डॉट लगा, दो ही काम करते थे कि नहीं।
और उन दोनों केस से क्या कर सकते थे, एक से स्टैटिक और एक से स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल क्या कर सकते थे, उनका नाम नहीं प्रिंट करा सकते थे, मेथड कॉल कर सकते थे और वेरिएबल की वैल्यू यूज कर सकते थे, चाहे प्रिंट कर लेते चाहे जो करते। लेकिन तुमसे ये कोई कहे ये बताओ क्लास के अंदर कितने मेथड है, कितने वेरिएबल हैं, उनका टाइप क्या है, उनका रिटर्न टाइप क्या है, हाँ जिसका जानना चाहो तुम। ये चीजें न तो तुम क्लास से मिल सकती है तुम्हें, न तो तुम्हें किससे मिल सकती है, ऑब्जेक्ट से। क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट डॉट करते हो क्या मिलता है, बताओ किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके नॉन स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स भी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी, स्टैटिक वेरिएबल्स भी, और उसके पेरेंट के मेथड्स भी और वेरिएबल्स है, वो भी कौन से, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, वो तुमको यहाँ मिले। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि मेथड नहीं कॉल करना, हमें ये जानना है कितने मेथड, उनका नाम क्या है, वेरिएबल का क्या नाम है, उसका टाइप क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल के ऊपर एनोटेशन है कि नहीं है तो कौन सी है। ये चीजें ना तुम्हें क्लास से मिलेंगी और ना तो तुम्हें किससे मिलेंगी, ऑब्जेक्ट से मिलेंगी। इसके लिए देखो हर क्लास के साथ तुमने बहुत बार ये देखा होगा, बस ध्यान नहीं दिया होगा, किसी भी जब भी किसी, जैसे इधर देखो हम करें कहीं भी किसी क्लास का नाम देखो, जैसे ये देखो ये क्लास है जिसका नाम क्या है, कॉमन कोर्स। अगर हम इसी का नाम लिखें कॉमन कोर्स डॉट करें तो देखो उसमें एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल वो आ रहा है और एक साथ में वर्ड आ रहा है क्या, क्लास। जानते हो ये जब डॉट क्लास कॉल करते हो तो तुम्हें अब जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो जानते हो किसका मिलता है, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, क्लास की जो फाइल है जो उसका कोड है अंदर उसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अच्छा इतना दिख रहा है ना, आगे एक और डॉट लगाते हैं, अगर डॉट लगाएंगे तो अगर उसके पास मेथड होंगे तो मेथड आएंगे। भाई अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो इसका क्या मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनता होगा, जरा डॉट लगाओ। कितने मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसी में देखो एक मेथड है गेट फील्ड। ये मेथड वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देता है। अगर वेरिएबल का नाम दे दो, अगर वेरिएबल का नाम दे दो तो ये मेथड एक देख रहे हो ऑब्जेक्ट देता है, किसका, फील्ड क्लास का। और फिर अगर उसके मेथड यूज करो तो फील्ड क्लास का मेथड आएगा जिससे ये पता कर सकते हो कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, उसके ऊपर कोई एनोटेशन है कि नहीं है, जो कुछ चाहो सब पता कर सकते हो। गेट फील्ड से एक मेथड है कि नहीं, ये जितने वेरिएबल्स हैं उन सब का एक देख रहे हो फील्ड, ध्यान से देखा करो यार, पुरानी बातें हैं, फील्ड और स्क्वायर ब्रैकेट है ना, फील्ड का एरे है, जितनी फील्ड इस्तेमाल हुई है उस क्लास के अंदर, जितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं उनका क्या दे देगा, एरे दे देगा। अब एक एक करके सब निकाल सकते हो, उनका नाम क्या है, उनका टाइप क्या है, क्या करना है क्या नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है यही क्लास वो यही डॉट क्लास क्या है, एक तरह से वो चाबी है जहां से अब तुम क्लास की इंटरनल इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते। अच्छा अभी हम बहुत जोर दे के कह रहे थे ना, अच्छा और क्या दे सकते, देखो जरा बड़े काम की चीजें मिलेंगी। देखो गेट एनोटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गेट एनोटेशंस मिल रहा है कि नहीं, जितने एनोटेशंस इस्तेमाल हुए हैं उनका एरे मिल जाएगा, है ना। गेट कैनोनिकल नेम है, ठीक है, उसका नाम लेके आएगा। गेट कंस्ट्रक्टर है, उसकी मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि उस क्लास के अंदर क्या है और क्या नहीं। उसके लिए यूज होता है क्या, ये डॉट क्लास।
क्लियर है ये? और सोचो जरा एक बार, अभी हम तुमको बता रहे थे तो हम क्या बोले थे? हमने बोला था इस मेथड का काम है जाना इस क्लास के उन एलिमेंट्स को, उन वेरिएबल्स को ढूंढना जिनका टाइप एलिमेंट है और उनके ऊपर एनोटेशन @फाइंड बाय है, उन्हीं को इनिशियलाइज करना और दूसरों को इनिशियलाइज न करना। ये कैसे कर पा रहा था? इसीलिए तो तुमसे क्या मांग रहा था? डॉट क्लास। डॉट क्लास मांगने की वजह से ये तुमसे वो उस क्लास का जो उस क्लास के अंदर की इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करना है उसका ऑब्जेक्ट उसे मिल जा रहा है। अब वो अंदर कुछ भी कर सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है उस क्लास के अंदर क्या है और क्या नहीं। इसलिए मांगा था इसने तुमसे डॉट क्लास। अगर ये ना मांगता तब इसको दिक्कत हो जाती। क्लियर है ये? और इनिट एलिमेंट्स तो भाई ये जानते हुए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, और एक बात बता दें, मान लो ये मेथड का नाम है, और मेथड का नाम है मान लो मेथड का नाम है ये, कोई भी मेथड का नाम हो, कुछ भी हो, हम कह रहे हैं ये मेथड कॉल करो, और मतलब मेथड कॉल करो लेकिन कॉल मत करो। कहने का मतलब है हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और मेथड कॉल करो। मेथड का नाम लिखा है ना, किसमें है? स्ट्रिंग के अंदर ना। हमें ये चाहिए, ध्यान देखना इसको, हमें ये चाहिए कि हम मेथड का नेम कहीं लिखना भी नहीं चाहते, कहीं कॉल भी नहीं करना चाहते, और ये मेथड चले जिसका नाम एक स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे मेथड कॉल हो जाएगा? देखो जरा, मान लो इसी क्लास का मेथड है, क्या ऐसे मेथड कॉल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन ऐसे तो हो सकता है ना, मेथड ऐसे ही कॉल होते हैं ना, लेकिन डबल कोट्स के अंदर हो तो नहीं हो सकते ना। तो ये एक चीज याद रखो कि ये भी किया जा सकता है कि डबल कोट्स में लिखा हो वो भी उस नाम का मेथड भी रन हो जाए। उसके लिए जावा में जानते हो एक वो यूज होती है, जैसे देखो एक क्लास यूज होती है, ये भी देख लो आज से। जैसे अच्छा ये बताओ, इस क्लास का नाम क्या है? इन्वेंट्री इनवाइस टेस्ट स्क्रिप्ट, यही है ना? जरा कॉपी कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि यार इसका जो नाम है, अब क्लास का भाई, अच्छा क्लास का नाम लिखो, डॉट लिखो, और मान लो कोई मेथड, कोई भी एक मेथड हम ऐसे कॉल करते हैं। ये बताओ, ये हमने तुमको बहुत पहले बताया है ना, जब भी लाइन नंबर 24 चलेगी तो सबसे पहला काम क्या करेगा? इस क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। बताया है ना हमेशा कि जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उसे क्या करता है? लोड करता है। इसके बाद ही तुम उसके मेथड्स, अगर उसके अंदर मेथड्स हैं तो उनको कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो ये स्टैटिक मेथड कोई और भी बना दे, और कोई है इसमें? नहीं। मान लो ये मेथड, ये देखो, अगर हम क्लास का नाम लिखे, डॉट लगाएं, अगर ये मेथड क्या बना दे, बताओ, क्लास का नाम लिखें, ये मेथड कॉल कर सकते हैं। और हमने पहले बताया है कैसे कॉल कर पाते हैं, क्योंकि जब भी सबसे पहले तो इसका नाम पढ़ेगा,
अगर ये क्लास लोडेड नहीं है तो क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। लोड होगा तो उसके साथ सारी स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स क्या होंगे, आ जाएंगे। और फिर इसके बाद तुम उसके सारे मेथड्स कॉल कर सकते हो जो स्टैटिक हैं, मेथड्स और स्टैटिक क्या है, वेरिएबल्स। लेकिन हम कहें ऐसे कॉल करो, हम कहें क्लास का नाम ये है, ऐसा। ये है और मेथड का नाम ये है, और हम कह रहे हैं कि इस क्लास का ये मेथड चलाओ, तो तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, तो वो तो सिर्फ वो एक शब्द बचाना, एक वर्ड बचाना, इसके अलावा इसकी कोई मीनिंग नहीं है। जबकि उसे चलाना होता है तो उसको डबल कोट्स के अंदर हम नहीं देते हैं, सीधे क्लास का नाम लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, जावा पढ़ता है, लोड करता है। जावा इसे पढ़ेगा, लोड नहीं करेगा। ये तो कहेगा कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ क्या रखी है, वैल्यू रखी। लेकिन फिर भी हम चाहें ये क्लास लोड करें, जबकि ऐसे लिखा है नाम डबल कोट्स के अंदर, तो याद रखो एक जावा में क्लास है जिसका नाम ही क्या है, क्लास। क्लास का नाम क्या है, क्लास। इसका एक मेथड है क्लास डॉट फॉर नेम। इस मेथड के अंदर जिस क्लास का नाम दोगे, लेकिन इतना नहीं, सिर्फ पूरे पैकेज के साथ, तो ये मेथड क्या करेगा, उस क्लास को क्या कर देगा, लोड कर देगा। भाई क्लास पैकेज क्यों होता है, पैकेज सिर्फ इसलिए होता है जिससे क्या होता है, पता चले भाई क्लास एक ही जगह तो सारी रखी नहीं, अलग अलग फोल्डर में है। पैकेज सिर्फ उसका पता बताने के लिए है। तो बिल्कुल अगर आप नहीं पता बताओगे, तो जैसे अगर आपने ये लिख दिया, तो वो देखो जिस भी क्लास का यहाँ नाम लिखोगे, जानते हो उसको क्या करेगा, ये लोड करेगा। जिस भी क्लास का नाम लिखोगे उसे क्या करेगा, ये लोड करेगा। लेकिन क्लास का नाम तुमको फुल पैकेज के नेम के साथ बताना, तब हाँ। क्यों नहीं ना ना ना, एक मिनट। ये जैसे मान लो यही क्लास है, इसके पैकेज का नाम ये है। अगर ये क्लास लोड करनी है, अब ऐसा मत सोचना उसी क्लास के अंदर उसी क्लास को लोड कर रहे हैं, कहीं किसी को भी लोड कर सकते हैं ऐसे। अब लोड, अब उसे पता चल जाएगा कि ORG के अंदर ये जानते हो। सोचो अगर हम ये लिख दें यहाँ पे, ये एरर अलग बात का है। ये एरर एक होता है ना, दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम, या चेक्ड या अनचेक्ड। ये चेक्ड एक्सेप्शन की एरर है, वो अभी मैनेज कर देंगे। लेकिन ये मेथड देखो, क्लास डॉट फॉर नेम, ये क्लास क्या करता है, ये जिस भी क्लास का नाम दोगे उसे क्या कर देगा, लोड कर देगा। जबकि देखो नाम हमने किसमें दिया है, डबल कोट्स में। ऐसे ही एक और क्लास है यार, जिसका नाम है क्या, मेथड। क्लास का नाम ही क्या है, मेथड। इसके सहारे किसी मतलब जो क्लास के अंदर कौन सा वो उसके जो मेथड्स हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। एक क्लास ही है जिसका नाम क्या है, मेथड। जैसे मान लो ये क्लास, मान लो एक क्लास है जो हमें लोड करानी है। क्लास के अंदर के मेथड हमें क्या करने हैं, मान लो यूज करने। लेकिन क्लास का नाम, मेथड का नाम, सब का नाम किसमें लिखा है, डबल कोट्स के अंदर। तब भी हम यूज कर सकते हैं, तब भी हम क्लास का नाम लेके, मेथड का नाम लेके, जो किसमें रखा है, डबल कोट्स, हम उसको चलवा सकते हैं बिना उनका नाम लिए।
हाँ यार, सब कुछ होंगे, इनके थ्रू भी कराओगे तो सब कुछ वही होगा जो नॉर्मल होता है, लेकिन तुमको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। जैसे क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम, ऐसे एक क्लास कौन सी है, मेथड। एक क्लास तो तुम जानते ही हो क्या है, ऑब्जेक्ट, जो सबकी क्या होती है, पेरेंट होती है ना। और ये चीज भी यहां से कर सकते हो, जनरली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी पड़ जाएगी जब तुम लोग ये फ्रेमवर्क यूज करोगे। ये फ्रेमवर्क जब भी कहीं इंप्लीमेंट होता है तब इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम, नेम दे दिया हमने किसका, और इसको लो ये देखो, अब ये किसका ऑब्जेक्ट मिला है, क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है, ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है जिसका नाम क्या है, क्लास। अब ओबीजे डॉट करो, अब सारे मेथड मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब देखो मेथड मिल रहा है कि नहीं, वही चीज जो तुमको पहले मिल रही थी कि किसी के एनोटेशन का नाम है ना, मेथड एक था, कौन सा मेथड, जो गेट नेम है और एक गेट फील्ड मिलेगा, याद आया ना। तो चलो, ये जो कॉमन कोड्स डॉट क्लास तुमसे मांगा था, ये इसीलिए मांगा था। और जानते हो, जावा में ये जो क्लास डॉट फॉर नेम या यूज कर रहे थे, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, कई बार लोग तुमसे पूछेंगे, रिफ्लेक्शन एपीआई। जावा में ये जो काम करता है, क्लास डॉट फॉर नेम एक क्लास है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, मेथड है, तो इस जावा के हिस्से को एक लोग नेम देते हैं क्या, रिफ्लेक्शन एपीआई। इवन शायद यहाँ जाके देखो तो इंपोर्ट हुआ है, अच्छा ये नहीं हुआ है। बहुत ऐसे क्लासेस तुम्हारी इंपोर्ट होंगी, देखोगे जिनके पैकेज के नाम में ये वर्ड होगा, रिफ्लेक्ट, ऐसा कुछ ओ आर जी डॉट रिफ्लेक्ट डॉट, ये वो सारी क्लासेस किसका हिस्सा है, रिफ्लेक्शन एपीआई, जो जावा में बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिलती। लेकिन इनके थ्रू ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे पास किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्लास का नाम, मेथड का नाम, पैकेज का नाम, उनको भी तुम रन करा सकते हो, उनको भी तुम चला सकते हो, और इसके थ्रू तुम्हें क्लास की इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए तो पेज फैक्ट्री ये मांगता है, बिना ये इंटरनल इंफॉर्मेशन कैसे जानेगा कि कौन से वेरिएबल हैं, उनका टाइप क्या है, उनका नाम क्या है, उनके ऊपर कौन सा एनोटेशन है या नहीं है। इसीलिए क्या मांगता है, डॉट क्लास। क्लियर है ये, तो ये मेथड याद रखना, ये लोग पूछते हैं। अच्छा एक बात और, लेकिन एक चीज ये दिख रहा होगा, हर क्लास के अंदर हम बार बार क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये टेस्ट के साथ ऑटोमेट कर रहे हैं, मान लो इस टेस्ट केस में हमको जरूरत है किसकी, कॉमन कोड्स की, तो हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां वहां हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, एक लंबी लाइन लिखनी पड़ेगी। बहुत से लोग, अब एक चीज नया चेंज अपने उसमें करना है आप लोगों को, ये जो लाइन है किस क्लास के अंदर है, ये कॉमन कोड्स, इसे कट करो और जाओ इस क्लास के अंदर जिसका नाम क्या है, कॉमन कोड्स, और इसके अंदर आओ, ध्यान से देखना,
पब्लिक ये मेथड कौन सा है, क्लास का नाम क्या है, कॉमन कोड्स ना, ये मेथड कौन सा है, कॉमन कोड, यही तो कंस्ट्रक्टर है ना, याद करो भाई, जब भी कॉमन कोड्स का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चलेगा। तो बहुत से लोग, ध्यान से देखो, लोग इस तरह से यूज करते हैं, ये जो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स किसी क्लास को इनिशियलाइज करना होता है, ये लाइन डाल देते हैं कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर। इससे ये हो जाता है कि आगे किसी को यूज करना है, ध्यान देना इस बात पे, आगे अगर किसी को यूज करना है तो उसे सिर्फ सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे पहले बनाता था क्या करके, न्यू, क्लास का नाम क्या था, और ये कोड चलेगा, जबकि पहले न्यू करके नहीं चल रहा था ना, पेज फैक्ट्री करके चल रहा था। हमने किया क्या है, कॉमन कोड्स क्लास के अंदर एक बना दिया है क्या, कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पेज क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तब क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, हाँ, ना ना ना, ये सब कुछ लिखने का मतलब नहीं है अभी, ये लाइन समझ में आ रही है, पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये लाइन चलेगी, तुम्हें पता है ना, कंस्ट्रक्टर वो कोड ब्लॉक होता है जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप चलता है। ये लाइन यहां से चल जाएगी, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, कॉमन कोड्स यहां नहीं लिखना है तुम, अच्छा ये जो लाइन है किस क्लास के लिए लिख रहे हैं, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, कॉमन कोड्स के लिए ना, ये कोड कहाँ लिखा गया है, कॉमन कोड्स क्लास के अंदर लिखा गया है ना, इसीलिए एक वर्ड याद करो, हमने तुमको बताया था क्या होता है, दिस, जो करंट, ये जो क्लास है उसके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो बस तुमको यही लिखना है, दिस। अगर दिस नहीं लिखोगे तो काम ना, दिस डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है क्या, दिस। यहां अगर ये लिखोगे तो नहीं काम करेगा, बोलो क्यों नहीं करेगा काम, ये लिख दो नहीं काम करेगा, चलाते रह जाओगे शाम तक वही नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, लेकिन दिस लिख दोगे तो चल जाएगा। कई बार जब ये लोग सोचते हैं कि इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो कोड उठा के कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट, उनको लगता है कि ये कोड चल जाएगा, लेकिन चलता नहीं है। नहीं देखो, ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे हो ना, कहाँ बना रहे हो, ये न्यू करके, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो कॉमन कोड्स का, भाई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कॉमन कोड्स को क्या करेगा, इनिशियलाइज। इसीलिए हम शुरू से एक ही बात कहते आए कि हमेशा ध्यान दो ऑब्जेक्ट पे, ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तुम्हारा, ये अलग ऑब्जेक्ट है, और ये कितना लेगा, 8 बाइट। जब कॉमन कोड्स का ये कंस्ट्रक्टर चलेगा इनिट एलिमेंट्स में, जब कॉमन कोड्स नाम का क्लास को इनिशियलाइज करोगे तो इनिट एलिमेंट से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ देगा, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। अगर मान लो लेने वाला है, मान लो रख भी, तो ये कहाँ आ गया, एक्स नाम के वेरिएबल में, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है भाई, ये अलग 8 बाइट है, ध्यान से समझो, ये अलग 8 बाइट है, वो अलग 8 बाइट है, इसके लिए एलिमेंट इनिशियलाइज्ड है, जिसका एड्रेस इसके पास है, एक्स के पास, लेकिन यहां जो तुम इस्तेमाल करोगे, देखो अपना कोड, ये सीसी, ये तो अलग ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए इनिशियलाइज्ड नहीं है, ध्यान से समझो,
तो यहाँ ये लॉगिन चलेगा, क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन अगर यहीं ये वर्ड लिख दो दिस, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब तुमको ये सब कुछ सारी समस्या खत्म। जानते हैं क्यों? क्यों? फिर से देखो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कितनी जगह लेगा, 8 बाइट। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसका कंस्ट्रक्टर चला, इसका क्या चला, कंस्ट्रक्टर। और जब यहाँ इनके एलिमेंट्स किया तो यहाँ हमने मांगा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, दूसरा मांगा क्या, दिस। दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है। किस ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है भाई, इसी के लिए जो 8 बाइट लिया है। तो इसी के अंदर के एलिमेंट को क्या करेगा, वो इनिशियलाइज करेगा। दो ऑब्जेक्ट बनने का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, वहां दो ऑब्जेक्ट बन रहे थे, नहीं काम करता अगर यहाँ ये, और हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, ये वाला कोड लिखना, यहाँ दिस नहीं लिखना। दिस लिखोगे तभी काम करेगा। और तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि भाई प्रोजेक्ट में, अपने फ्रेमवर्क में, ऑटोमेशन में कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज किए हो, तब तुम यही बताओ। कौन सा, कॉमन कोड्स, या मतलब ऐसे ये बताओगे कि तुमने हर पेज क्लास के अंदर क्या बना रखा है, एक कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर पेज के एलिमेंट को क्या करते हो, इनिशियलाइज। ठीक है। इसको अब इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर है ये, इतना आप कर लोगे आप? अच्छा, एक छोटा सा काम हम और कहेंगे आप लोगों से, ये देखिए जरा, देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको हम, कि बहुत से लोग जानते हो, अच्छा इस पेज में कितने एलिमेंट्स हैं, लगभग 10-12, कितने हैं, कितने वेब एलिमेंट है, मेरे ख्याल से 12-15 होंगे। और नीचे उसके क्या है, वो मेथड्स जो हमें यूज करने। जानते हो कभी कभी ऐसा होगा ना कि एक एक क्लास में 50-50 क्या होंगे, 60-60 इस तरह से वेब एलिमेंट, जो लोकेटर होंगे वो कितने होंगे, 50-60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे। तो बहुत से लोग एक काम और करते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग, कुछ ज्यादा अलग नहीं करते, सिर्फ इतना करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स को उठाते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इसको कट करते हैं, तो सब जगह एरर आ रही है। कौन सी क्लास है, क्या नाम है इसका, यही है ना, मैं कहाँ गया, इन्वेंट्री वाली है ना, ये यही आसपास है ना, कौन सी क्लास थी, अच्छा कॉमन कोड, ये कॉमन कोड है ना। तो वो लोग न्यू करके एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम रख देते हैं कॉमन OR। वर्ड क्या हमने यूज किया, OR। OR का मतलब ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, जो ये तुम लोग यूज नहीं करते हो, यूजर नेम, पासवर्ड, ये है, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और इनको जहां रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी का मतलब होता है एक टाइप का अलमारी, सेफ, या ऐसा कुछ जहां तुम सेव करके क्या कर रहे हो, रख रहे हो। तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, हम लोग क्या, बहुत पहले से होता है, लोग 10-12 साल से, जब सेलेनियम नहीं आया था 15 साल पहले से ये वर्ड चलता था, क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब होता था वो प्लेस जहां उस एलिमेंट पे काम करने वाले चीजों की लोकेटर रखा जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, जो लोकेटर है उनको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। उस जगह को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। अभी तुमसे कोई पूछता कि तुमने ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कैसे मैनेज की, जितना अभी तुम जानते हो, तो तुम क्या कहते हो,
तुम कहते हैं कि भाई मेरी जो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है पेज क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी उसका बोलने का मतलब है सिर्फ इनकी बात करना, इसकी ये एलिमेंट्स की बात करना। तुमसे पूछता कि तुमने ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कैसे मैनेज की है, पूछेंगे तो तुमने ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी तुम्हारी कैसे मैनेज की है, तो तुम कहोगे हमने पेज वाइज मैनेज किया। हर पेज क्लास के अंदर ऊपर क्या है, एलिमेंट, वेब एलिमेंट है, ठीक है, और नीचे क्या है, फंक्शनैलिटीज। तो वही जो ऊपर 10 15 20 25 30 40 वेब एलिमेंट है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। मतलब बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब जिसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स या वेब एलिमेंट रखे जाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ वेब एलिमेंट से है। अगर कोई तुमसे कभी पूछेगा कि ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कैसे मैनेज किया, तो तुम्हें हमेशा बात करना है कि हाँ भाई हमने पेज वाइज क्लासेस के अंदर मैनेज किया है, और टॉप पे मेरे सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स या वेब एलिमेंट्स हैं, और नीचे मेरी क्या है, फंक्शन। ठीक है, समझ गए ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी क्या है। और बहुत से लोग इसी के लिए अलग से एक क्या बना देते हैं, क्लास, और उसका नाम रख दिया जैसे कॉमन। फिनिश किया, कुछ ज्यादा नहीं किया, वो एलिमेंट्स वहां रखने के बजाय इस क्लास के अंदर रखो। अब इससे क्या हुआ, लोकेटर्स अलग क्लास में है और फंक्शनैलिटी क्या है, अलग क्लास। बस यही हुआ ना। और जानते हो यूज कैसे करते हैं, कॉमन कोड्स के अंदर क्या करते हैं, हाँ अच्छा एरर आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों आ रही है, पहले हाँ हमने वैसे कॉमन कोड्स को एक्सटेंड कर देंगे किसे, कॉमन ओआर, एलिमेंट्स रखेंगे ओआर वाली क्लास के अंदर, और इसको प्राइवेट मत रखो। तो देखो एक तो ये रख सकते हो क्या, पब्लिक, पब्लिक चीज भी एक्सटेंड होगी तो मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो बाहर वालों को ना मिले, जो एक्सटेंड किया है सिर्फ उसी को मिले, तो हाँ कंट्रोल, यहाँ प्राइवेट वर्ड की जगह क्या लिख देते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अब देखोगे एरर चली गई। देखो पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, और एक क्या होता है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बाहर वालों को नहीं मिलेगा, उस क्लास के अंदर यूज होगा, और जो उसको एक्सटेंड करेगा उसके अंदर। क्या दिख रहा है तुमको, आ गया ना। हाँ बिल्कुल किया रास्ता, एक्सेल सीएसवी बहुत तरीके हैं मैनेज करने के। तो ये एक तरीका याद रखो। तो अब तुम्हें क्या करना है, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो। कैसे रखोगे, या तो ऐसे ही रखो, और जानते हो बहुत से लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं इसमें, जैसे एक पैकेज बना देते हैं किसका, ओआर का। मतलब उनके जैसे एक फोर्ड का वो रहेगा, एक फूड का क्या कहते हैं कि पैकेज रहेगा, और एक किसका रहेगा, ओआर का। सेम वही स्ट्रक्चर वहां भी रहेगा, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी रहेगा, और ओआर क्लास के अंदर क्या होंगे, और ये जो ओआर वाली क्लास तुम्हारी है, इनके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स होंगे। और ये ओआर वाली क्लास एक्सटेंड हुई होगी कहाँ, पेज क्लास के अंदर। तो मतलब इस अप्रोच में क्या होगा, हर पेज के लिए दो क्लास बनेगी, एक किसकी, ओआर की,
और दूसरी किसकी, मेथड की, ठीक है। और OR वाली क्लास मेथड वाली क्लास के अंदर क्या हुई होगी, एक्सटेंड हुई। क्लियर है ये बात। पैकेज OR वाले भी पैकेज उतने ही बनाओगे जितने कितने जितने कहाँ होंगे, पेज वाले होंगे। OR किसके लिए बना रहे हो, पेज वाइज क्लासेस के लिए ही बना रहे हो ना। आप पेज वाइज मेथड्स बनाओगे, कोड को रखने के लिए क्या बना रहे हो, OR बना रहे हो कि नहीं, वो सॉरी पेज वाइज क्लासेस क्यों बना रहे हो, जो पेज है उस पेज के लिए सारे मेथड्स को रखने के लिए क्या बना रहे हो, पेज वाइज क्लास। ऐसे ही पेज वाइज क्या बनाओगे, OR बनाओगे। तो पैकेज स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, एकदम आइडेंटिकल। बस इसमें देखो क्या होगा, जैसे यहां लिखा है तुमने क्या, ऐप रीयूजेबल कोड, यहां लिखा होगा क्या, OR, रीयूजेबल OR या सिंपली OR। OR का मतलब ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। तो OR का पैकेज भी होगा, लेकिन हाँ पैकेज स्ट्रक्चर दोनों का क्या होगा, क्योंकि जितनी पेज क्लासेस होंगी उतनी ही पेज क्या होंगे, OR। तो दोनों अप्रोच चलती है। बहुत से लोग, अच्छा हाँ, जब तुमसे पूछेगा कि ये पूछेंगे तुमसे कि फ्रेमवर्क में इनहेरिटेंस कहाँ यूज कर रखा है, तब वहां ये बताओ, तब यहाँ पे ये बताओगे कि हमने अपने फ्रेमवर्क में या अपने ऑटोमेशन में ये सब देखो बड़ी चीजें पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे इनहेरिटेंस क्या, अक्सर ये पूछेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है ये तो बताओ, लेकिन ये पूछेंगे तुमने अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज कर, तब तुम्हें बताना होगा। तब तुम कहोगे कि हाँ तुम्हारे अपने फ्रेमवर्क में क्या कर रखा है, पेज वाइज क्या बना रखी है, OR बना रखी है, और पेज वाइज क्या बना रखी है, मेथड्स बना रखे हैं। OR वाली क्लास, हर OR क्लास अपनी पेज क्लास के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड, ठीक है। OR की पैकेज, भाई पैकेज भी बनाएंगे और क्लास भी, देखो ऐसे बनेगा, जैसे ये इन्वेंटरी इनवाइस है ना, तो यार यहां भी एक बनेगा ऐसा कुछ, इन्वेंटरी इनवाइस वहां भी रहेगा, लेकिन इसका पैकेज यहीं से बढ़ जाएगा, ऐसे OR एक साइड हो जाएंगे और कोड क्या हो जाएगा, एक साइड। और हर OR क्लास अपने पेज क्लास के अंदर क्या होगी, एक्सटेंडेड। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे ये बना है सेम वैसे ही ये याद करो, जैसे पेज वाइज क्लास बना रहे हो कैसे बना रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है, पेज वाइज क्लास भी बनानी है और पेज वाइज क्या करना है, OR भी बनानी है। और OR कोई अलग चीज नहीं है, वही जो एलिमेंट्स को इकट्ठे एक जगह रख रहे थे ना, उसी को बोलते हैं क्या, OR या ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। तुमसे पूछेंगे यार कि अपने ऑब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करते हो, या OR कैसे मैनेज कर रखा है, या ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कैसे मैनेज कर रखी है। तो तुम दो तरीके, भाई अगर तुमने उसी क्लास के अंदर ऊपर रखा है तो कहोगे कि एक ही पेज क्लास के अंदर हमने एलिमेंट्स को, OR को और फंक्शनैलिटी को दोनों को रखा है। अगर ये तरीका बताओगे तो क्या बताओगे, OR के लिए अलग क्लास बना रखी है और मेथड के लिए अलग क्लास बना रखी है, और OR वाली क्लास को मेथड वाली क्लास में क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर, क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर। बिल्कुल, वैसे भी एक्सपाथ तुम्हारे कहाँ रहते हैं, अभी तक ऊपर रख रहे थे ना, बस हमने ऊपर से हटा के कहाँ रख दिया, एक क्लास के अंदर, और उस क्लास को यहाँ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक वे भी कर सकते हो, अगर ऐसे कर सकते हो भाई तुम्हारे ऊपर है। तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे यही ऐप यूजेबल कोड है, इसी क्लास के अंदर कॉमन कोड्स, जहां पे पेज मेथड वाली क्लास का नेम, पेज क्लास का नाम, उसी के बगल में OR वाली का नाम। या ऐसा कर सकते हो कि पेज क्लास अलग और OR क्लास अलग। बिल्कुल, हर पेज के लिए एक क्लास नहीं बनेगी, कितनी बनेंगी, दो।
और एक, हाँ, एक OR के लिए और एक मेथड्स के लिए या फंक्शनैलिटी के लिए। भाई हाँ देखो, अभी तो दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिक्कत क्यों नहीं आएगी उस केस में, क्योंकि किसी भी क्लास को बनाओगे, जैसे कॉमन कोर्स है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये किस पे इनिशियलाइज करेगा? करंट वाले को। तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ तो है नहीं, इसे हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? OR के अंदर। अगर यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे ये देखो, सुपर नहीं यूज कर सकते, यहाँ से क्या यूज कर सकते हो? दिस। तो ये वाली क्लास भी अब यहाँ नहीं रह जाएगी, कहाँ चली जाएगी? ये कंस्ट्रक्टर OR के अंदर, और इसका नाम क्या होगा? कॉमन। अब ऐसे, ठीक है। तो एक तरीका कोई भी इसमें क्या करो, हम तो कहेंगे यही करो। देखो, ज्यादा क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है, 4 ही 6 क्लासेस में ये तरीका क्या करके देखो। भाई तुम्हारे पास कोड है, ज्यादा कुछ थोड़ी नहीं करना है, चीजों को इधर से कट करना है और उधर क्या करना है, पेस्ट करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होंगे। देखो, सबसे पहली बात दिमाग में ये कभी मत रखो यार, देखो तुम मजदूरी करने नहीं जा रहे हो कि उसका तरीका वही होगा। यहाँ जो तुम काम करने जा रहे हो, यहाँ बिल्कुल अलग अलग तरीके इम्प्लीमेंटेड मिलेंगे। इसी OR को मैनेज करने के हमने अपनी लाइफ में 8-10 तरीके देखे, यूज किया है, जगह जगह गए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने रखा है। किसी ने एक्सेल में रखा है, किसी ने जेसन में रखा है, किसी ने CSV में रखा है, किसी ने पेज वाइज क्लास में रखा है, किसी ने OR में रखा है। तो तरह तरह क्या करें, अलग अलग नहीं, तो एक ही जगह काम नहीं कर रहे हो ना, सबका मालिक एक ही थोड़ी ना है, सबके अलग अलग मालिक है ना, सबके अलग अलग आदमी बैठे हैं ना, उनको कुछ सही लगता है और उनको उनके सिचुएशन के हिसाब से। सबसे बड़ी बात तुम लोग समझ क्या रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो कि ये सोच रहे हो कि बस ऐसे ही खोदना है, ऐसे ही खोदना है? ऐसा नहीं है, तुम्हें सोचने के लिए रखा जा रहा है और काम करने के लिए रखा जा रहा है। तुमसे ये उम्मीद कभी कोई करता है कि जल्दी जल्दी टाइप करने लगो, कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा है? नहीं, क्योंकि तुमसे वहां टाइपिंग उन्हें नहीं करवानी है, तुम्हें सोचना है। तो जब लोग सोचते हैं तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग अप्रोच लेके चलते हैं। किसी को लगता है कि मेरे लिए, मेरी टीम के लिए ये सही है, किसी को लगता है मेरी टीम के लिए ये सही है, और उस हिसाब से अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटेशन तुमको दिखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, देखो, ऑफिस में वर्क करना इजी होगा अगर तुम यहाँ पे एवरेज हो। एवरेज का मतलब तुम अपने आप को भले एवरेज समझ रहे हो, लेकिन शायद एवरेज नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर एवरेज हो, बेसिक बुद्धि है, चीजें देखते हो, पढ़ते हो, इंग्लिश में चीजें लिखी समझ में आती हैं, या गूगल ट्रांसलेटर से देख के, गूगल से सर्च करके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हो, तो तुम नौकरी आराम से कर लोगे। नौकरी से 10 गुना मुश्किल होगा इंटरव्यू निकालना, ये याद रखना। अगर वहां निकाल ली तो तुमने, जिसने भी इंटरव्यू निकाला वो कभी पलट के नहीं पूछता कि सर ये बता दो, वो कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सर ने काम किया होगा, सर ने अकेले थोड़ी काम किया होगा दुनिया में, तो गूगल पे वो चीज पढ़ी जरूर हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब, काम करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, इंटरव्यू निकालना मुश्किल होगा। और इंटरव्यू में तुमसे ये पूछेगा कि इनहेरिटेंस कहाँ इस्तेमाल की, तुमसे ये चीज कहाँ किए हो, हर एक छोटी चीज वो पूछेगा कि और इसका ये कर दे तो क्या होगा, उसका वो कर दे तो क्या होगा। वहां तो तुम्हें सारा जवाब देना है, और इसके बाद जब काम में जाओगे तो कुछ नया थोड़ी ना करना है तुम्हें, वहां काम इम्प्लीमेंटेड है, टीम ने कुछ न कुछ क्या कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है, बना रखा है या बना हुआ है। तुम जाओगे, तुमको भी केटी दी जाएगी, देखो भाई हमारे यहाँ ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा वो कर रहे हैं अगले दिन से तुम्हें भी क्या करना है, 2-3 दिन बाद से वैसे ही तुम्हें भी कोड करना क्या कर देना, शुरू कर देना। बस तुम्हें पकड़ना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं।
हो सकता है OR अलग से बनाए होंगे, हो सकता है OR इसी में बनाए होंगे, हो सकता है OR को JSON में रखे होंगे, कोई CSV में रखा होगा, कोई एक्सेल में रखा होगा। अलग अलग मतलब प्रोजेक्ट में जहां तुम्हारी किस्मत कहाँ तुम्हें लेके जाएगी तुम थोड़े जानते हो, तो वहां अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन उनका पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए। इतने दिन के पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जितना हम पढ़ाए हैं उतना जानते हो। इसका मतलब ये है कि अब इससे मिलती जुलती समस्या मिले तो नेट पे सर्च करके जवाब जो मिले उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपने चीज में क्या कर ले जाओ, उसे सेट कर ले जाओ यार। मतलब एक सबसे बड़ी चीज जो तुम सबको चाहिए होगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए होगी। मतलब जाओगे कंपनी में काम करोगे तो रोज कोई ना कोई एक प्रॉब्लम खड़ी होगी और उसी को तुम उसका सोल्यूशन मतलब काम करोगे, 50 काम रहेंगे, 50 में से 49 काम आसानी से हो जाएंगे। एक काम ऐसा होगा जो दिक्कत पैदा करेगा और कई तरह की दिक्कत होंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वेब एलिमेंट से रिलेटेड होंगी, एक्सपास से रिलेटेड होंगी, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगी। क्या कौन सी चीज फिट बैठेगी तो तुमको ध्यान एक प्रॉब्लम आएगी रोज जरूर। तो तुम्हें बस एक दिमाग में अपनी प्रॉब्लम देखना, उसको सर्च करना और उसकी अगर बाहर देखना है तो बाहर उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसको वहां ले जाके क्या कर देना, सेट कर। अपना सबसे बड़ी चीज एक ये है, अब दिमाग खुला रखो। अब देखो जैसे अप्रोचेस भी यही है ना, अलग अलग मिलेंगे आप, तो इसको आप लोग अब इम्प्लीमेंट कर डालो पेज वाइज क्लासेस को और इसकी नोट्स बना डालो। इसकी नोट्स बनाइए भाई, और हम तो कहेंगे ऐसे बनाइए, अरे अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3 कर। और इसका क्योंकि अब आपको बोलना है, ये आपके इंटरव्यू का पहला सवाल यही होगा कि प्लीज डिफाइन योर फ्रेमवर्क। यहीं से इंटरव्यू शुरू होगा, जान लेना। अगर ये बोल दोगे तो बाहर कर देगा वो कुछ और सुनना। तो ये एक चीज भाई, आपको अब ये नोट्स बनानी है और उसमें पूरा एक्सप्लेन करना है क्या क्या आपको ये बताना है। जैसे अपने ये एक्सप्लेनेशन जो लिखना है, लिखिएगा सब लोग कि भाई इसमें 4 लेयर्स हैं, रनर है ना, टेस्ट केसेस हैं, पेज वाइज क्लासेस हैं, ये हैं, इनके बारे में बताना है। ठीक है, फिर हर लेयर के बारे में बताना पड़ेगा। पहले बताओगे हमारे उसमें क्या है, 4 लेयर्स हैं, इनका ये नाम है। अब उनको बताओगे जेनरिक मेथड लेयर है जिसके अंदर सारे जो बेसिक या जेनरिक वर्क्स हैं उनको करने के लिए मेथड्स बनाए गए हैं। उनके अंदर रिपोर्टिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये सब बताओगे और उन मेथड्स का कुछ का नाम लोगे, 10-15 का फटाफट नाम लोगे। जैसे कहोगे क्लिक सेंड की, क्लिक इनपुट, सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे ऐसे करके फटाफट नाम लोगे। ठीक है, बताओगे कुछ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मेथड हैं, कुछ किससे एक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ वेब एलिमेंट से रिलेटेड, ये सब नाम लोगे। इसके इतना बताने के बाद फिर कहोगे दूसरी लेयर जो है वो क्या है, पेज वाइज क्लास है। कहोगे कि हमने अपने फ्रेमवर्क में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट कर रखा है। फिर इसका बताओगे, इसका मतलब ये है कि हम पेज वाइज क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। तो तुम बोलोगे अगर ये अप्रोच लेके चल रहे हो, पेज वाइज हर पेज के लिए पेज वाइज 2 क्लासेस बनाते हैं, one for functionality and one for OR, and OR class is extended in functionality class। तो अगर 50 क्लास फंक्शनलिटी की है तो 50 क्लास किसकी होंगी, OR की होंगी, और हर OR क्लास अपनी फंक्शनलिटी क्लास के अंदर क्या होगा, एक्सटेंडेड। ठीक है, और ये भी बोलोगे कि जो पेज क्लास वो जो है OR क्लास है उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसके अंदर हमने पेज को क्या कर रखा है, इनिशियलाइज कर, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट, इतना बोलोगे। ठीक है, और इसके बाद तब बोलोगे टेस्ट केस लेयर के बारे में और फिर क्या बोलोगे, रनर के बारे में। इतना अब आपको बोलना पता होना चाहिए। ठीक है, पेज वाइज क्लासेस के बारे में और ये, तो इसकी नोट्स बनाइए फटाफट। ठीक है, और